नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अपूर्व और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर बड़ी खबर पे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से आ रही है, जहां सीएम धामी सचिवालय में शासकीय कार्य करने वाले हैं और शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाएंगे सीएम। शाम 6 बजे बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का आज सम्मान समारोह होगा। सीएम आवास में यह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी सचिवालय में आज शासकीय कार्य करने वाले हैं। साथ ही साथ शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद शाम 6 बजे बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सम्मानित करेंगे और सीएम आवास में ये सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित होगा। लक्ष्य सेन थॉमस कप विजेता के खिलाड़ी रह चुके हैं और आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सीएम आवास पर ही लक्ष्य सेन के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, जहां कर्नल अजय कोठियाल आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कर्नल कोठियाल। बीजेपी में जाने की चर्चाएं भी लगातार चल रही थी। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम का चेहरा भी रह चुके हैं कर्नल कोठियाल। तो आज सीएम धामी कर्नल कोठियाल को पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कर्नल कोठियाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कर्नल कोठियाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में आज कर्नल कोठियाल शामिल हो सकते हैं। और सबसे खास बात ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी में रहते हुए कर्नल कोठियाल सीएम पद का भी चेहरा बन चुके हैं। तो ऐसे में जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज पुष्कर सिंह धामी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता रोहित सोनी के पास। रोहित, सूत्रों के हवाले से ही हालांकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि कर्नल कोठियाल आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए कर्नल अजय कोठियाल कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन इस बात लगातार चर्चाएं बढ़ गई थी कि कर्नल अजय कोठियाल जो है वह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि दरअसल इस तरह चर्चाएं चल रही थी कि वो उस पर कर्नल अजय कोठियाल का बीजेपी की ओर सॉफ्ट कॉर्नर भी इस ओर इशारा कर रहा था कि अगले कुछ दिनों में ही वह बीजेपी का दामन थाम लेंगे। कल की बात करें तो कल भी चर्चाएं तमाम सुर्खियों में रही हैं, मुख्य रूप से कि उपचुनाव जो होना है 31 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान होना है, उससे पहले ही जो है वह बीजेपी के दामन थाम सकते हैं। और ऐसी चर्चाओं के बीच अब तुलिया पकड़ ली कि आज दोपहर तक जो है कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ मौजूद नहीं थे, वो चंपावत में थे, खटीमा दौरे पर थे। लिहाजा आज वह देहरादून पहुंच रहे हैं और देहरादून पहुंचने के बाद जो फिलहाल कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जो कर्नल अजय कोठियाल को जो शपथ हमारी भाजपा की सदस्यता दिला सकते हैं। फिलहाल इसको लेकर के भी करीब 4 बजे का समय रखा गया और 4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और उस दौरान कर्नल अजय कोठियाल को जो है बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लगभग कार्यक्रम तय माना जा रहा है और जिस तरह की गतिविधियां भी फिलहाल प्रदेश में देखी जा रही हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी में उनके शामिल होने से बीजेपी, खासकर बीजेपी संगठन को काफी फायदा उनका मिलेगा, क्योंकि उनकी एक साफ छवि भी है। और दूसरा अगर हम बात करें तो वह सेना बैकग्राउंड से भी आते हैं, लिहाजा इसका फायदा जो है जो उपचुनाव में भी बीजेपी को मिलेगा। इस बात कोशिश की जा रही थी, यही वजह रहा जो माना जा रहा है कि कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा। हालांकि मुख्य रूप से देखें तो कर्नल अजय कोठियाल के जो राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई है वह आम आदमी पार्टी के जरिए ही हुई है, क्योंकि उससे पहले वो सामाजिक संगठन के रूप में जो काम कर रहे थे। जी बिल्कुल, लेकिन रोहित, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी में सीएम पद के उम्मीदवार रह चुके हैं कर्नल कोठियाल। सीएम पद के एक चेहरे रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल जो है 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे और सभी कह सकते हैं प्रदेश की पूरी स्थितियां उनके कंधे पर ही टिकी हुई थी। लेकिन जिस तरह से जो बातें निकल कर सामने आई कि चुनाव के दौरान तमाम खरीद फरोख्त हुए,
तमाम नेताओं को शामिल किया गया, जबकि जो वरिष्ठ नेता थे, खासकर कर्नल अजय कोटियाल जो मुख्यमंत्री के चेहरा थे, उम्मीदवार थे, उनको पूछा तक नहीं गया, उनसे राय मशवरा नहीं किया कि किसको शामिल किया जाना, किसको शामिल नहीं किया जाना है। ऐसे में यही वजह माना जा रहा है कि कर्नल अजय कोटियाल ने जो है आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। लेकिन अब जी। चर्चाएं तुल पकड़ी है कि 4 बजे का बीजेपी कार्यालय में जो है प्रोग्राम रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 4 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। तो ऐसे में चर्चाएं यही है कि कर्नल अजय कोटियाल आज ही जो है 4 बजे के आसपास वह बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। इस दौरान तमाम जो है जो वरिष्ठ नेता वह मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी। बीजेपी के मदन कौशिक मौजूद रहेंगे और चर्चाएं हैं। फिलहाल अब 4 बजे का समय देखना होगा कि कर्नल अजय कोटियाल सदस्यता लेते या नहीं लेते हैं। फिलहाल वक्त बताएगा, लेकिन फिर यह कह सकते हैं कि कर्नल अजय जी। कोटियाल ने इंडिया न्यूज से बिल्कुल पहले भी खास बिल्कुल बात रोहित, बहुत सही स्पष्ट कर कहा दिया था इस आपने बात को। कि वो पार्टी की सदस्यता लेते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर वो पार्टी की सदस्यता लेते हैं, वो बीजेपी में शामिल होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो एक साफ छवि वाले नेता रह चुके हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी का एक बैकग्राउंड रह चुका है, तो ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा होने वाला है कर्नल कोटियाल के आ जाने से। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि उपचुनाव 31 मई को होना है, जिसमें मतदान होना है। तो ऐसे में जी। उससे पहले ही अगर कर्नल अजय कोटियाल जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें भी प्रचार स्टार प्रचारक के रूप में कह सकते हैं, या फिर प्रचार के लिए जो है जी। चंपावत भेजा जाएगा। चंपावत जी में भी रोहित, भारी मैं आपको संख्या यहीं में पर जो है। रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त की आ गई है, मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को बता दूं। केदारनाथ यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे। भारी बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बर्फबारी को लेकर केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर रोका गया है। बर्फबारी और बारिश बंद होने के बाद यात्रा शुरू की जाएगी। हालांकि अभी जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उन्हें सुरक्षित जगहों पर रोक दिया गया है और बर्फबारी को लेकर केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे थे, जो श्रद्धालु रास्ते में ही थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बर्फबारी और बारिश बंद होने के बाद दोबारा से यात्रा शुरू की जाएगी। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। बर्फबारी और बारिश को लेकर केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है और ऐसे में जो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करने आ रहे हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। और ऐसे में बर्फबारी के चलते कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसको देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ धाम यात्रा को रोक दिया गया है। और जो श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंचे थे, जो श्रद्धालु बीच रास्ते में ही थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बर्फबारी और बारिश बंद होने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग प्रशासन की ओर से ये केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई है। बर्फबारी और बारिश होने की वजह से ये यात्रा रोकी गई है। जैसे ही बर्फबारी और बारिश रुकती है, यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो अभी श्रद्धालु बीच रास्ते में ही थे, जो इस तरह से फंस गए थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बर्फबारी और बारिश बंद होने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। रुद्रप्रयाग प्रशासन की ओर से ये यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि लगातार कई दिनों से उत्तराखंड में मौसम बदला है। बर्फबारी और बारिश लगातार जारी है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, किसी बड़ी अनहोनी की आशंका को देखते हुए रुद्रप्रयाग प्रशासन की ओर से इस यात्रा पर अभी रोक लगा दी गई है। जैसे ही मौसम ठीक होता है, यानी जैसे ही बर्फबारी और बारिश बंद होती है, यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर प्रवीण, जिस तरह से रुद्रप्रयाग प्रशासन ने केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया है, ये एक बड़ा फैसला है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि यात्रियों की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ये फैसला बेहद जरूरी भी था। निश्चित तौर पर जो यात्रा जारी था अभी तक, उसको जो है खास करके केदारनाथ की यात्रा पर रोक लगा दी गई है और अस्थायी रोक लगाई गई है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जो तमाम जिले हैं वहाँ बारिश हो रही है। खास करके जो ऊंचाई वाले इलाके, रुद्रप्रयाग जिले की बात करें, केदारनाथ की बात करें, तो वहाँ पर निचले इलाके में बारिश हो रही है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तो वैसे ऐसी स्थिति में जगह जगह पत्थर गिरने की संभावना रहती है, भूस्खलन की संभावना रहती है। जो रास्ते हैं, जो पैदल मार्ग है, उस पर फिसलन रहती है, तो खतरनाक जो यात्रा मार्ग हो जाता है।
इसीलिए इसको रोक दिया गया, इस पूरे यात्रा को। और केदारनाथ तो जितनी भी जाने वाले यात्री थे उसको सुरक्षित पड़ाव पर रोका गया है, जहाँ पे खाने पीने दूसरी व्यवस्था भी बाकायदा की गई है। साथ ही हेलीकॉप्टर जो सेवा दी जा रही थी उस पर भी रोक लगा दी गई है, जब तक कि मौसम साफ नहीं हो जाता। तो खास करके बात करें तो अभी जो अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है केदारनाथ की यात्रा पर, और जब तक मौसम खुल नहीं जाता है तब तक इस यात्रा को नहीं खोला जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। जो आपदा विभाग की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है और रुद्रप्रयाग प्रशासन के द्वारा भी ये जानकारी दी गई है। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो जैसा कि आपने कहा कि भूस्खलन की स्थिति सबसे ज्यादा हो जाती है, रास्ते चिकने हो जाते हैं और ऐसे में कहीं किसी बड़े हादसे की भी आशंका जताई जाती है। जो श्रद्धालु बीच रास्ते फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, उनकी अभी क्या स्थिति है? खाने पीने की क्या व्यवस्था उनके लिए की गई है? देखिए, प्रशासन के द्वारा तमाम जो यात्री थे अलग अलग फंसे हुए जगह पे थे, उनको सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। वहाँ पे खाने पीने ठहरने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है और सभी को कहा गया कि जब तक पूरी तरह से मौसम साफ ना हो जाए, बारिश और बर्फबारी थम ना जाए, तब तक यात्रा मार्ग पर ना निकले। तो प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की गई है। सरकार भी पहले से कहती रही है कि हम अलर्ट है, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट है और सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और उनके लिए तमाम व्यवस्था जो होती है वो सारी व्यवस्थाएं की गई है। मौसम विभाग के इस वक्त क्या चेतावनी आ रही है? जैसा कि येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और ऐसे में अब मौसम विभाग क्या कह रहा है? कब तक मौसम सुधर सकता है, बर्फबारी और ये बारिश कब तक बंद हो सकती है? देखिए, 24 घंटे अभी है जिसमें बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसी को देखते हुए तत्काल कहा गया कि स्थायी रूप से यात्रा को, केदारनाथ की यात्रा को रोका गया है। यमुनोत्री, सुबह मेरी बात हुई माफ कीजिएगा, बद्रीनाथ की यात्रा तो बारिश हो रही थी लेकिन उसको रोका नहीं गया था। लेकिन सभी को ये कहा गया था यात्री को कि आप वहां पर जो है सुरक्षित ढंग से पहुंचे, रिस्क न ले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, बात करें देहरादून की बड़ी खबर की इस वक्त की। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी हो गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गया है। 31 मई तक नामांकन करने की अंतिम तिथि बताई जा रही है और 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसी के साथ 3 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि है और 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होगी और 10 जून को ही नतीजे बता दिए जाएंगे और 13 जून को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 31 मई तक नामांकन करने की अंतिम तिथि है। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, तो वहीं 3 जून की तारीख तय की गई है नाम वापसी के लिए और ये अंतिम तिथि भी है। साथ ही साथ 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी, वोट डाले जाएंगे और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होगी। और आपको बता दें कि नतीजे भी इसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे, यानी 10 जून को ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 31 मई तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 3 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि है, जिसके बाद 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और 10 जून को ही रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 3 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि रखी गई है। 31 मई तक नामांकन की अंतिम तिथि है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, नामांकन तिथि बता दी गई है और वोटिंग डेट भी फाइनल कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य में 3 राज्यसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक सीट जो कांग्रेस की ओर से थी, प्रदीप टमटा की, वह सीट 4 जुलाई को खाली हो रही है, जिसको लेकर के चुनाव कराने जाने। इसी क्रम में जो मुख्य निर्वाचन कार्यालय है, उन्होंने जो है इसका कार्यक्रम जारी कर दिया था कल। और कार्यक्रम में मुख्य रूप से देखें तो कार्यक्रम में ये बताया गया है कि 31 मई तक जो है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि रखी गई है।
1 जून को नामांकन पत्रों की जो है स्क्रूटनी की जाएगी और 3 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि रखी गई है। इसके बाद जो 10 जून को मतदान होगा, वही 10 जून को जो है शाम के 5 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी और 13 जून को पूरा चुनावी प्रक्रिया जो संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल इसको लेकर के बीजेपी संगठन की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से यानी कि मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ऐसे में अब जो नाम पर मुहर लगना बाकी है कि आखिर बीजेपी की ओर से प्रत्याशी कौन होगा। इसके लिए 10 नामों का पैनल भी बना करके जो है केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया गया है। तो ऐसे में अब नाम के मुहर लगने के बाद जो है, क्योंकि नामांकन पत्र जो दाखिल करने का समय रखा गया है 31 मई रखा गया है, तो ऐसा में भी वक्त है, तो इसको लेकर के भी बीजेपी गहन मंथन कर रही है कि किसका नाम आगे बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर के भी मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करा ली गई हैं। और जो चर्चा है कि देहरादून के स्थित विधानसभा में जो है मतदान कराया जाएगा, जिसको लेकर के विधानसभा में भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात करें मौसम की, तो प्रदेश में मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ ही मैदानी इलाके में अंधड़ के साथ ही बारिश की आशंका भी जताई गई है। वहीं मौसम को लेकर पुलिस ने ट्वीट कर एडवाइजरी जारी की है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने पर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज के बीच प्रदेश भर में झमाझम बारिश हो रही है और इस दौरान केदारनाथ धाम में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। अगर कुछ देर तक केदार घाटी में ऐसे ही बर्फबारी होती है तो केदारनाथ धाम की यात्रा को, आपको बता दें, केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। बर्फबारी और बारिश की स्थिति को देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। चार धाम से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। चार धाम में श्रद्धालुओं के मौत का आंकड़ा थम नहीं रहा है। हृदय गति रुकने से श्रद्धालुओं के मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। चार धाम में 63 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है। यमुनोत्री में 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। गंगोत्री में 4 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ दिया है और केदारनाथ धाम में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहीं बद्रीनाथ की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में भी 12 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 63 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हृदय गति रुकना कारण बताया जा रहा है और लगातार श्रद्धालुओं की मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक कुल 63 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में 12 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत का जो आंकड़ा है वो थमता नजर नहीं आ रहा है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चारों धामों में मिलाकर कुल 63 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है। यमुनोत्री में 17 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चार धाम में 63 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और यमुनोत्री में 17 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। केदारनाथ धाम में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। गंगोत्री में 4 श्रद्धालु दम तोड़ चुके हैं। तो आपको बता दें कुल मिलाकर अब तक 63 श्रद्धालुओं की मौत चार धाम यात्रा के दौरान हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड सरेंडर कराने का अभियान हरिद्वार जिले में बेहद धीमा चल रहा है। घनी आबादी वाले जिले में अब तक 1000 से भी कम लोगों ने अपना कार्ड जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय में सरेंडर किया है। मामले में जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि 31 मई तक अभियान चलाया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर अपना राशन कार्ड जमा करवा रहे हैं और राशन कार्ड सरेंडर करने वालों में कई लोग आर्थिक रूप से संपन्न और सरकारी नौकरी वाले हैं। सरकार की ओर से अपात्र लोगों से राशन कार्ड जमा कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 31 मई के बाद ऐसे अपात्र लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और खाद्य सामग्री भी रिकवरी की जाएगी। तो इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं। अपात्र लोगों को इसमें जो है ऐसे परिवार जो है अपने रुचि ले रहे हैं और कल तक जो है 774 राशन कार्ड इस जनपद में लोगों ने सरेंडर कर दिए हैं। आज भी भारी संख्या में, मैं भी अभी दुकानों पे घूम के आ रहा हूँ और कई क्षेत्रों से घूम के आ रहा हूँ, आज भी भारी संख्या में राशन कार्ड लोग सरेंडर कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है राज्य सरकार द्वारा जो है एक अवसर दिया गया है जन सामान्य को कि जो अपात्र हैं इस श्रेणी के कार्ड रखे हुए हैं तो अपने कार्ड को जमा करें। हाँ, निश्चित रूप से आए हैं, कई गवर्नमेंट जॉब वाले लोग आए हैं और
जो है वो अपना परिचय छुपाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तो हमने चूँकि शासन द्वारा जो है 31 मई तक का समय दिया गया है, तो हम उनकी जो है उसको अभी 31 मई तक समझ रहे हैं, उनकी परेशानी समझ रहे हैं और इतना काफ़ी है हमारे लिए कि वो स्वयं सरेंडर कर दे रहे हैं। तो वहीं केदारनाथ यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। 50 साल से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है। हेल्थ चेकअप में फिट पाए जाने के बाद ही केदारनाथ जाने की श्रद्धालुओं को अनुमति होगी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश पर यह नई व्यवस्था लागू की गई है। आपको बता दें, अभी तक 1000 श्रद्धालुओं की सोनप्रयाग में रोजाना जांच होती थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1000 श्रद्धालुओं की सोनप्रयाग में रोजाना जांच होती थी और अब केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की मेडिकल जांच अनिवार्य कर दिया गया है। 50 साल से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी कर दी गई है। फिट पाए जाने के बाद ही केदारनाथ जाने की अनुमति श्रद्धालुओं को मिलेगी। मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश पर यह नई व्यवस्था लागू की गई है। 1000 श्रद्धालुओं की सोनप्रयाग में रोजाना जांच होती थी और अब जो श्रद्धालु पूरी तरह से फिट पाए जाएंगे, खासतौर पे 50 साल के ऊपर के जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, केदारनाथ धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह से फिट होना होगा, तभी वो जा पाएंगे। देवभूमि लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।